Hello friends, my name is Aditya and I am the faculty of Maths in Gyan IAS. This video is especially for those students who are preparing for civil service examination this year and who are not confident about the preparation of their CSAT paper. और यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा जो एग्ज़ाम है इट इज़ टू बी कंडक्टेड ऑन 4 अक्टूबर दिस ईयर। पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी CSAT की तैयारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो अपनी GS की तैयारी तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपने करंट अफेयर्स को भी बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर रहे हैं, पर वो परेशान हैं अपनी CSAT की तैयारी को लेकर। वो टाइम नहीं निकाल पा रहे अपनी CSAT की तैयारी के लिए, और अगर वो टाइम निकाल भी पा रहे हैं तो वो इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो तैयारी में किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें, किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दें और किस तरीके से उस टॉपिक की तैयारी करें। तो इन सभी डाउट्स को आपके मन से निकालने के लिए और कैसे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और कैसे आसानी से आप अपने CSAT के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, उसी के लिए आज हम आपके सामने कुछ स्ट्रैटेजी लाए हैं। CSAT के पेपर की तैयारी को लेकर जो सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों के सामने आती है वो सही स्ट्रैटेजी का ना होना है। मुझे अपने 5 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मिले जो अपने GS के सेक्शन में तो बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं, पर CSAT के सेक्शन में वो 33% मार्क्स भी नहीं ला पाते। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो और आपके साथ दोबारा से ऐसा ना हो जो वो स्टूडेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी आपके सामने है कि आप कैसे एक स्मार्ट वर्क करके अपने क्वालिफाइंग पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। नो डाउट UPSC एस्पिरेंट एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होता है, पर उस हार्ड वर्क के साथ साथ उसे थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है, खासकर उन पेपर के लिए जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर भी हैं। हम अपने CSAT के पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी और तीसरा है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसे हम इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं, पर दरअसल इसमें इंग्लिश जैसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक आपकी एक रीडिंग स्किल्स का टेस्ट है। आप जो डेली बेसिस पर अपने एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं, उन एडिटोरियल्स को आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं और आप क्या आउटकम निकाल पाते हैं उसमें से, उसी पर बेस्ड ये पूरे क्वेश्चंस आते हैं। अगर अब स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो स्ट्रैटेजी ये है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 80 में से लगभग 33 सवाल आपके मैथ्स के सेक्शन से आते हैं, 21 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के सेक्शन से आते हैं और 26 क्वेश्चन आते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। अब इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ा जाए, इस बात पर ध्यान देना है। दरअसल जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो काफ़ी जो टीचर्स हैं वो पूरा SSC का सिलेबस उठाकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं CSAT के नाम पर, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो इस बात को समझते हुए कि जब आप मैथ्स के सेक्शन को तैयार कर रहे हो तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, अगर आप रीजनिंग के सेक्शन को पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो तैयार करने हैं, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप कैसे टैकल करें, इस बात पर भी ध्यान देंगे। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहे इन सब्जेक्ट्स को लेकर, इस पर बात करते हैं। अगर बात की जाए मैथ्स की, दरअसल अगर मैथ्स की बात की जाए और अगर किसी टीचर को बोल दिया जाए कि CSAT के लिए आप प्रिपरेशन कराइए स्टूडेंट्स को, तो वो स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू कर देता है एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इस टाइप के सभी चैप्टर्स को पढ़ाना शुरू करता है, पूरे SSC के सिलेबस को पढ़ाना शुरू कर देता है, और जब बच्चा CSAT के पेपर पर बैठता है तो कुछ भी स्कोर नहीं कर पाता। दरअसल कमी है एक स्ट्रैटेजी की जो हम फॉलो नहीं करते। अगर हम मैथ्स की बात करें और इन 33 क्वेश्चन की बात करें तो अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे पहले टॉपिक्स कौन सा है जो हम अपनी सेल्फ स्टडी में पढ़ सकते हैं या फिर किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, तो वो है नंबर सिस्टम। क्योंकि हर साल मैथ्स में नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं लगभग 10। 9 क्वेश्चन आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। इसे DI से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कि आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ से आप क्या समझ पाए उस बात को बताना होगा, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे 9। 4 क्वेश्चन बेस्ड होंगे DI पर, 3 क्वेश्चन बेस्ड होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय संचय पर, 2 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं परसेंटेज पर और 3 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस पर, और भी कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, उनसे भी एक एक क्वेश्चन आते हैं। पर क्योंकि हमें इस पेपर को केवल क्वालिफाई करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन से मेजर 3 या 4 या 5 टॉपिक हैं जो हमें तैयार करने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में वैसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं, पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है सिटिंग अरेंजमेंट, जिससे लगभग 9 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। 3 क्वेश्चन आएंगे डाइस से, 2 क्वेश्चन आते हैं कोडिंग और डिकोडिंग से, 2 क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट इमेज से, यानी कि आपको कुछ इमेजेस दी जाएंगी और आपको ये बताना होगा कि नेक्स्ट इमेज इसमें क्या होगी, और 2 ही क्वेश्चन आते हैं काउंटिंग फिगर से।
यानी कि हम अगर इन टॉपिक्स के अलावा और कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं रीजनिंग में तो हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर रहे हैं। और थर्ड नंबर पे आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बहुत से बच्चों का इल्यूजन रहता है कि अगर मेरी मैथ्स या रीजनिंग अच्छी नहीं है तो मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के दम पर अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर जाऊंगा, पर उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाती है जब वो एग्जाम में पहुंचते हैं। दरअसल इन पैसेजेस को करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और जब आप इनके आउटकम पर पहुंचते हैं और इनके ऑप्शंस पर पहुंचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बार ऐसा होगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको सही लगे। उस टाइम पर और उस कन्फ्यूजन में आप सर्टेनिटी के साथ उस क्वेश्चन को सही नहीं मानते, और कहीं ना कहीं आप एक रिस्क फैक्टर में रहते हैं कि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर भी पाएंगे या नहीं। अगर इन पैसेजेस की भी बात की जाए तो इन पैसेजेस को भी अटैम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी रहे, उसको अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें तो हमने ये पाया कि 15 पैसेजेस आते हैं ऐसे जो सिर्फ एक क्वेश्चन पर बेस्ड होते हैं, 2 पैसेजेस ऐसे आते हैं जो 2 क्वेश्चन ईच पर बेस्ड होते हैं, एक पैसेज आएगा जिस पर 3 क्वेश्चन होंगे और एक पैसेज आएगा जिस पर 4 क्वेश्चन होंगे। यानी जब आप एग्ज़ाम पर बैठेंगे तो आपको सबसे पहले उस पैसेज को पढ़ना है जो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने वाला है। यानी कि इस पैसेज को सबसे पहले अटैम्प्ट करना है, फिर इस पैसेज को, फिर इस पैसेज को। यानी कि आपके पास इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के बाद शांति से आराम से इन पैसेजेस को पढ़ पाएँ, इनके आउटकम को समझ पाएँ और उस क्वेश्चन को सही सही टिक कर पाएँ। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। नहीं तो ऐसा होगा कि आप जीएस में तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे पर आप सीसेट के पेपर में शायद क्वालिफाई ना कर पाएँ। हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हम ये सोच रहे हैं कि आपको पिछले 5 साल यानी कि 2015 से लेकर 2019 तक इन 5 साल के सभी सीसेट के पेपर्स के हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यानी कि आप अपनी जीएस की तैयारी से भी डिरेल ना हो और साथ ही साथ आपकी सीसेट की तैयारी भी कंटिन्यू रह पाए और एक स्मार्ट तरीके से उन टॉपिक्स को उठाकर पढ़ा जाए जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देने वाले हैं अपने एग्ज़ाम में, और आप आसानी से इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएँ जिसमें 80 में से लगभग आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं। देखने में लग सकता है कि बहुत आसान है, पर ये 27 क्वेश्चन को क्वालिफाई करना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा महाभारत हो जाता है। तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी और कैसे हम इन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे उस पर बात करते हैं ज़रा। 2015 से लेकर 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं उनको आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है वो 4 अक्टूबर को होना है। तो हम 4 सितंबर यानी कि जब 1 महीना रह जाएगा तो लास्ट यानी 2019 का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि आपके अंदर कितना चेंज आया है और आप कैसे इस पेपर को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और कितनी आसानी के साथ आप 80 में से 40 से लेकर 50 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है आप अपनी जीएस की तैयारी पर अच्छे से लगे रहेंगे, अपने करंट अफेयर्स को लगातार रिवाइज करते रहेंगे, और जो सीसेट की तैयारी है, जो सीसेट का डर आपके मन में है, हम कोशिश करेंगे कि उस डर को आपके मन से निकाल दिया जाए और इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ उन टॉपिक्स को उठाकर आपको करवा दिया जाए जिससे आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ। तो क्यों ना इस तैयारी को आज से शुरू किया जाए। सबसे पहले कोशिश करते हैं 2018 सीसेट के पेपर में आए हुए उन क्वेश्चंस को करने की कि कैसे उन क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते थे और अपना जो टाइम है इन पैसेजेस के लिए बचा सकते थे। हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा, इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से करते हुए अपना मैक्सिमम टाइम इन पैसेजेस के लिए रखना होगा। तो कुछ क्वेश्चंस आज करते हैं हम 2018 के पेपर में आए हुए। सबसे पहले इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, स्टार प्लस 1 स्टार प्लस 2 स्टार प्लस स्टार 3 प्लस स्टार 1 इज इक्वल टू 1 स्टार। यानी कि मुझे स्टार पर क्या आना है इस बात को बताना था। अब या तो मैं इन ऑप्शंस को रखकर इसको कैलकुलेट करूं, जोड़ूं और इसको पता करूं कि ये इस सम के इक्वल आ रहा है, या फिर मैं एक स्मार्ट तरीके से केवल यूनिट डिजिट का पता करके इसके आंसर तक पहुंच सकता हूं। हमें ध्यान रखना है कि जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं हमें बहुत कम टाइम में उनको अटैम्प्ट करना है ताकि हमारा सारा टाइम जो यूज़ हो वो पैसेजेस को पढ़ने में यूज़ हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 4 यूज़ करता हूँ यानी मेरा जो आंसर आने वाला है उसका यूनिट डिजिट होना चाहिए 4। अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो 4 और 4 8 और 4 12, 3 15 और 1 16, यानी कि 16 का मतलब 6, ये मेरा आंसर नहीं है। 5 और 5 10 यानी कि 0 हो गया। फिर से 5 और 3 8 और 1 9, यानी ये भी मेरा आंसर नहीं है, यानी यहाँ आना चाहिए था 5। और अगर 6 है यानी लास्ट में 6 आना चाहिए। 6 और 6 12, 12 यानी कि 2, 2 और 6 8, 8 और 3 11 का 1, 1 और 1 2, यानी ये भी मेरा आंसर नहीं है।
यानी आप सीधा इसका आंसर 8 भी लगा सकते हैं और चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। 8 और 8 16 यानी कि 6, 6 और 8 यानी कि 14 का 4, 4 और 3 7 और 1 8 और लास्ट में भी क्या होगा 8। यानी कि मैं केवल यूनिट डिजिट का पता करके इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकता था, ना कि मैं इन सब को 3 बार ऐड करता और चौथी बार फिर से ऐड करके इसके आंसर तक पहुंचता। अगला क्वेश्चन कैसा था एग्जाम पर, उस पर ध्यान देते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसा लग सकता है कि ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, पर दरअसल ये क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय का। जब हम एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है पॉलीगन यानी कि बहुभुज। उसी चैप्टर में से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। दरअसल क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक ऑक्टागन है, अष्टभुज की आकृति है। अगर इसके विकर्ण खींचे जाए यानी कि डायगोनल्स, तो डायगोनल्स इसके कितने बन सकते हैं ये हमें बताना है। दरअसल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसे बनता है इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे एक फॉर्मूले की बात करूं यानी कि NCR, NCR का मतलब होगा कि अगर मेरे पास n संख्याएं हैं तो उन n संख्याओं में से मैं r तरीके की संख्याएं कितनी बार चुन सकता हूं। यानी अगर मेरे पास 5 संख्याएं हैं या फिर मेरे पास 5 व्यक्ति हैं तो उन 5 व्यक्तियों में से मैं 3 व्यक्ति कितने तरीके से चुन सकता हूं यानी कि सेलेक्ट कर सकता हूं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है CSAT के पेपर में। आपको और भी क्वेश्चन दिखेंगे इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड। तो इस चीज़ को अगर समझा जाए तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं भी पता तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। बात ये है कि मैं इस चीज़ को कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ कि एंगल अगर मुझे पता करना हो किन्हीं भी 2 लाइन्स के बीच में, यानी कि अगर मेरे पास 2 लाइन है या लाइन सेगमेंट है और इनके बीच में कोई एंगल है, यानी एक एंगल बनाने के लिए मुझे कम से कम कितनी लाइन की ज़रूरत है 2 लाइन की। अगर मेरे पास 3 लाइन हो जाए तो मेरे पास कितने एंगल होंगे, अगर मेरे पास 4 लाइन हो जाए तो कितने एंगल होंगे, 5 लाइन हो जाए तो कितने एंगल होंगे। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो इस क्वेश्चन के आने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्या है ये चीज़, इस बात को समझते हैं। दरअसल NCR हमें इसी चीज़ को सॉल्व करना सिखाता है। अगर मुझे एंगल बनाने के लिए कम से कम 2 लाइन चाहिए, यानी कि मैं बोलूँगा n में से मुझे कितनी सेलेक्ट करनी है 2, और अगर n में से मुझे 2 सेलेक्ट करनी है तो मैं लिखूँगा n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी n माइनस 1 बाई 2। ये एक फॉर्मूला तैयार होता है। जितने भी बच्चे मेरे साथ ऑफलाइन बैच में जुड़े थे उन सभी की कॉपीज़ में ये फॉर्मूला होगा, जिन्हें मैंने 3 साल पहले भी पढ़ाया होगा। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा, इस फॉर्मूले से ही बनाने की कोशिश करते हैं। हमने बात की एंगल बनाने की। अगर मैं आपसे पूछूँ इस ट्राइंगल में कितनी साइड्स है तो आप बोलेंगे 3, और अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने डायगोनल्स है तो आप कहेंगे शायद 0। यानी कि डायगोनल विकर्ण का मतलब होगा कि एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन। यानी अगर इसका एक वर्टेक्स A है तो इसके अपोजिट में कोई भी वर्टेक्स नहीं आने वाला, यानी B और C इसके संगत यानी कि एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, बिंदु। अगर बात की जाए स्क्वायर की और पूछा जाए कि इसमें कितने विकर्ण हैं तो आप कहेंगे कि 2 विकर्ण हैं। अगर बात की जाए पेंटागन की तो ऐसे आप फिर से विकर्ण बना सकते हैं, पर इसमें टाइम लगने वाला है ज़्यादा। तो इस कॉन्सेप्ट से कैसे समझें कि एक लाइन बनाने के लिए मुझे कितनी बिंदु की ज़रूरत है 2, यानी NC2। इसमें जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को जोड़ने पर कितनी लाइन्स बनेंगी, अगर मुझे उसकी संख्या निकालनी है तो शायद यहाँ से निकल जाएगी। पर डायगोनल का मतलब क्या है, डायगोनल का मतलब है 2 अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन। यानी ऐसी सभी लाइंस जो कि इसकी साइड्स हैं वो उन विकर्ण में काउंट नहीं होने वाली। यानी कि इस फॉर्मूले में से मैं घटा देने वाला हूँ इस फिगर की साइड्स को, यानी कि माइनस है। यानी इस फॉर्मूले को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बनेगा n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस n। इसे अभी हमने सॉल्व किया है जो कि है n माइनस 1 बाई 2 और माइनस n। अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो n
स्क्वायर माइनस एन माइनस 2n अपॉन 2, एन स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2, एन माइनस 3/2। यही है वो फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, पर इसके पीछे इस कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं जान पाते तो शायद कल के दिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इसको शायद ना कर पाएँ। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए शायद एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन गया है, यानी n है साइड्स यानी कि 8 में से 3 गए 5 अपॉन 2, यानी मैं सीधा सीधा इसका आंसर बता सकता हूँ कि इसमें कितने डायगोनल्स होने वाले हैं, 20। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही हैं, क्योंकि हमें बहुत लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़ना है, तो उन लिमिटेड टॉपिक्स को जिनमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं उसकी नॉलेज हमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो इन 2 क्वेश्चन के बाद एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज का, फिर अगले जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम अगले लेक्चर से करना शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक संख्या 3 अंकों से बनी है जिसमें मध्य वाला अंक 0 है और उनका योग 4 है। यदि प्रथम और अंतिम अंकों को इंटरचेंज यानी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो बनी हुई संख्या स्वयं उसी संख्या से 198 यानी कि 198 मोर है, अधिक है, तो प्रथम तथा अंतिम अंकों के बीच का अंतर बताना है, क्या होगा। दरअसल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बहुत बार, हज़ारों बार क्लास में करते हैं। बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो इसमें एक्स्ट्रा दी है, यानी इसमें इसने बोला है कि इसकी जो मिडिल टर्म है 0 है, इसका सम 4 है, इनमें से इसकी किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ अगर ज़रूरत थी तो इस बात को पता करने की कि इंटरचेंज करने के बाद जो डिफरेंस आया है वो कितना है, 198। दरअसल क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन हुआ है इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं 3 अंकों की जो संख्या है, अगर उसको मान लिया जाए XYZ, इस XYZ को मान लीजिए कोई संख्या है 325, यानी कि जो ये 5 है ये यूनिट प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है और ये 100 प्लेस पर है। यानी इस नंबर को मैं लिखूँगा 3 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 5 × 1। इसी तरीके से अगर इस नंबर को जनरलाइज किया जाए तो आप इसको लिखोगे 100x प्लस 10y प्लस z। अगर इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया जाए यानी कि z आ जाएगा 100th प्लेस पर, y 10th प्लेस पर ही रहने वाला है और आपका जो ये x है ये आ जाएगा यूनिट प्लेस पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, तो 100x में से जब x जाएंगे तो बचेगा 99x, 10y से 10y कैंसिल आउट हो जाएगा और z माइनस 100z बनेगा 99z। और यही जो नंबर है ये किसके बराबर है, 198 के। उसने कहा ये संख्या इससे 198 ज़्यादा है, तो इसमें से अगर इसे घटाएंगे तो शायद दोनों में क्या चीज़ कॉमन आने वाली है, 99। और इस 99 से जब हम इसको काटने वाले होंगे तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में आते भी हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको CSAT में देखने को भी मिल रहे हैं। ये जैसे 3 अंकों की संख्या है, एसएससी में आते हैं 2 अंकों की संख्या, जिसमें हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं 9 से। तो ऐसे क्वेश्चन और भी हैं जो बार बार इस पेपर में आ रहे हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे अगले लेक्चर्स में जब हम मिलेंगे। अब आपको सिर्फ अपनी GS पर ध्यान देना है। जो भी आपकी CSAT की प्रॉब्लम है उस सभी प्रॉब्लम को हम धीरे धीरे टैकल करेंगे। जितने भी 5 साल के क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चंस को उठाकर आपको कराया जाएगा। जो उस क्वेश्चन को करने की बेस्ट टेक्निक होगी और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सभी टॉपिक्स को आपको कवर करवा दिया जाएगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप लगे रहिए, बने रहिए अपनी तैयारी में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।